हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे मिडल ईस्ट तनाव के बीच रातों रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रपति ट्रंप ने मिला दिया फोन। 40 मिनट तक हुई बात दोस्तों। ईरान मुद्दे पर, हॉर्मुज जल डमरू मध्य के मुद्दे पर हुई बड़ी बात। और जैसा ही ट्रंप का आया पीएम नरेंद्र मोदी जी को फोन, वैसा ही दोस्तों पाकिस्तान अचानक करने लगा भारत की तारीफ। जी हाँ, बांधने लगा भारत के तारीफों के पुल। आखिर रातों रात ऐसा क्या बदल गया कि अचानक से ट्रंप का प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन आया और पाकिस्तान करने लगा भारत की तारीफ। तो वहीं फिर से ईरान के साथ शांति वार्ता की भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पाकिस्तान में अगले 2 दिनों में हो सकती है फिर से वार्ता। बड़ी हलचल, ट्रंप ने दिए इसके संकेत, क्या कहा बताएंगे आपको। साथ ही साथ उधर इजराइल के इंडिपेंडेंस डे समारोह से ट्रंप का नाम बाहर अब नहीं मिलेगा बड़ा सम्मान। ऑनलाइन भी नहीं होंगे शामिल, क्या है वजह। तो वही जंग के बीच नेतन्याहू को इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दिया बहुत बड़ा झटका। सभी रक्षा समझौते कर दिए रद्द। आखिर क्यों लिया ऐसा फैसला दोस्तों। वहीं पाकिस्तानी नौसेना ने नया शिगुफा छोड़ दिया। कह दिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना को हमने खदेड़ा। जी हां, हमले को धमकाया। बताएंगे कौन है वो पाकिस्तानी नौसेना का अधिकारी जिसने दोस्तों ये बड़ा नया शिगुफा छेड़ दिया, वो भी भारतीय नौसेना को लेकर। साथ ही साथ दोस्तों पंजाब चुनाव को लेकर, फिर बिहार में सम्राट चौधरी के साथ जेडीयू से 2 डिप्टी के शपथ तक सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं कि कैसे सम्राट चौधरी की शपथ से पहले अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने हर किसी को चौंका दिया दोस्तों। भड़काने का काम किया अखिलेश यादव ने। तो वहीं एक से एक बेहतरीन जानकारी विस्तार से आपको अपडेट बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत की कभी भी बराबरी नहीं कर सकता पाकिस्तान, वो सिर्फ झूठ बोल करके ही अपनी रोटी चला सकता है और भारत की विदेश नीति कूटनीति नंबर 1 बनी हुई है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल मंगलवार के शाम को लगभग 40 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई। अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फोन कर दिया दोस्तों। इस दौरान पश्चिम एशिया संकट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सीज फायर और अमेरिका ईरान के बीच वार्ता विफल होने के बाद दोनों नेताओं की पहली बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। कहा कि मुझे मेरे मित्र राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया। हमने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की। हम सभी क्षेत्रों में अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर बल दिया। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर के मुताबिक ट्रंप ने पीएम मोदी से कहा कि वे ये बताना चाहते हैं कि अमेरिका भारत से प्यार करता है। सर्जियो गौर ने कहा कि हमारी बातचीत बहुत अच्छी और काम की रही। आगे क्या होने वाला है इसके लिए आप लोग जुड़े रहें। अमेरिकी सेना की ओर से ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू होने के साथ रोजाना करीब 20 लाख बैरल ईरानी तेल के वैश्विक बाजारों से बाहर होने की आशंका है। इससे वैश्विक सप्लाई पर दबाव बढ़ेगा और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में और इजाफा हो सकता है। दोस्तों 24 मार्च के बाद कल प्रधानमंत्री मोदी जी और ट्रंप की यह बातचीत हुई है और ट्रंप का अचानक से पीएम मोदी को फोन आना एक बहुत बड़ा कूटनीतिक संदेश है दोस्तों। वो भी ऐसे समय में जब ईरान के साथ अमेरिका की बात नहीं बन पा रही है और दूसरी तरफ चाइना ईरान के साथ रिश्ता बढ़ा रहा है दोस्तों, गठबंधन करने का प्रयास कर रहा है। और ऐसे में अमेरिका को चीन धमकी भी दे रहा है दोस्तों, ईरान को हथियार भी मुहैया करा रहा है और बता रहा है कि हम इसको रक्षा के तरह अपने आप को बचाने के लिए ईरान को हम ये हथियार मुहैया करवा रहे हैं ताकि ईरान अपने आप को बचा सके, अपने रक्षा में इसका इस्तेमाल कर सके, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों अमेरिका के लिए। ट्रंप इसको अपने लिए चैलेंज मान रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन करना ये बहुत बड़ा संदेश दे रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका अब भारत से मदद चाहता है दोस्तों। क्योंकि जब भी चीन पर कोई बात आती है, चीन से अमेरिका की झड़प होती है, तो सबसे पहले अमेरिका किसी और को नहीं बल्कि भारत को ही कांटेक्ट करता है। और ठीक अब भी वैसा ही हुआ है दोस्तों, जब अभी चाइना के रक्षा मंत्री ने ट्रंप को धमकी दी कि हॉर्मुज से हमारे जहाज गुजरेंगे, अगर हमारे जहाजों को कुछ भी हुआ तो फिर ये समझ लीजिएगा कि हम इसको अपना युद्ध मानेंगे। और जिसके बाद दोस्तों बिना किसी हरकत के चाइना का ये जहाज यहाँ से गुजर भी गया और अमेरिका ने कुछ भी नहीं किया दोस्तों। और शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ट्रंप का फोन आ गया दोस्तों। ये बहुत बड़ा एक कूटनीतिक संदेश दे रहा है। क्या है इस पर आपकी राय, अवश्य कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ये हमेशा
लगा रहा है कि अमेरिका चीन को जवाब देने के लिए भारत से संबंध बनाए हुए हैं। जी हाँ, और यही वजह है कि वो भारत की हर एक बात मानता है। इस पर आपकी जो भी राय है दोस्तों अवश्य कमेंट करके बताइएगा। लेकिन रिक्वेस्ट है, मेरा भारत महान कमेंट में लिखते हुए सामने लाइक का बटन है दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया तो अपने भारत देश के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, तो इस बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा। तो उधर आपको बता दें, जहां एक तरफ ट्रंप ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फोन, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक पाकिस्तान भारत की बांधने लगा तारीफों के पुल। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, रशिया में पाकिस्तान के राजदूत ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद के परमाणु सुरक्षा रिकॉर्ड की सराहना करते हुए दावा किया कि दोनों देशों ने एक दूसरे की परमाणु सुविधाओं पर हमला न करने की पारस्परिक गारंटी दी है। न्यूज पोर्टल RTVI.com को दिए इंटरव्यू में मंगलवार को उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में वर्तमान संघर्ष के मद्देनजर ऐसी गारंटी का विशेष महत्व है। पाकिस्तानी राजदूत फैजल नियाम तरमीजी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी गारंटी का एक बहुत अच्छा इतिहास रहा है कि हम एक दूसरे की परमाणु सुविधाओं पर हमला नहीं करेंगे। हमारी परमाणु सुविधाएं पूरे तरीके से सुरक्षित हैं और निश्चित रूप से हम रशिया के साथ सहयोग कर बहुत प्रसन्न होंगे। लेकिन इस पश्चिम एशिया संघर्ष के संबंध में हमने ठीक इसी बात पर चर्चा की थी। वही पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर भी याद आ गया। बता दे, पाकिस्तानी राजदूत ने मई 2025 में भारत पाकिस्तान जंग को रोकने में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भूमिका के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हमने भारतीयों से कहा कि हम बातचीत करना चाहते हैं और हाँ, राष्ट्रपति ट्रंप ने तनाव कम करने में भूमिका निभाई। भारत लगातार ये कहता रहा है कि पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष रोकने पर सहमति दोनों सेनाओं के DGMOs यानी सैन्य अभियान महानिदेशकों के बीच सीधी बातचीत के बाद बनी थी। फैजल नियाज तिरमिजी ने पाकिस्तान और भारत के संबंधों को बेहतर बनाने में रूस द्वारा मध्यस्थ की भूमिका निभाने के सवाल पर सकारात्मक रुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि खैर, रशिया की हमेशा से इसमें भूमिका रही है क्योंकि भारत के साथ उसके बहुत करीबी संबंध हैं। इसीलिए हम भारतीय पक्ष को बताते हैं कि हम पहले से ही शंघाई सहयोग संगठन में यानी SCO में साझेदार है और हम ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में रशिया हमेशा एक निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। यानी कि दोस्तों, ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आज पाकिस्तान जो है ना चाहते हुए भी भारत की तारीफ कर रहा है ताकि भारत का दिल पिघल जाए और भारत हामी भर दे और ब्रिक्स में पाकिस्तान शामिल हो जाए। अब आप इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को पाकिस्तान जैसे दुष्ट देश के लिए हामी भरनी चाहिए? क्या पाकिस्तान एट एनी कॉस्ट ब्रिक्स में शामिल होना चाहिए? जो भी आपकी राय हो दोस्तों अवश्य कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं, या ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। जो भी आपकी राय हो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो यही रीजन रहा दोस्तों भारत की तारीफ करने का, वो भी रशिया में जाकर, ताकि वो पुतिन का भी दिल जीत सके और भारत का भी। वहीं आपको बता दें दोस्तों, अब जो अगली बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो ये कि 2 दिन में फिर हो सकती है ईरान से बातचीत, वो भी पाकिस्तान के अंदर। जी हाँ, ट्रंप ने मुनीर को लेकर बड़ा संकेत दे दिया है। बता दें, वेस्ट एशिया में जारी तनाव के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश तेज कर दी। सूत्रों के मुताबिक इस्लामाबाद ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के दूसरे दौर की मेजबानी का प्रस्ताव रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि हम ईरान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगले 2 दिनों में पाकिस्तान में हम मिल सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगले 2 दिनों में ऐसा हो सकता है। ट्रंप के मुताबिक दूसरे दौर की बातचीत भी पाकिस्तान में ही होने वाली है। ट्रंप ने कहा कि अगले 2 दिन में कुछ ऐसा हो सकता है कि हम वहां पर फिर से जाने के इच्छुक हों। गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की बातचीत इस्लामाबाद में हुई थी। हालांकि 21 घंटे तक चली वार्ता में कोई हल नहीं निकल पाया था। इसके साथ ही ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ भी कर दी। क्या कहा ट्रंप ने? बता दें, ट्रंप ने कहा कि मुनीर बातचीत की टेबल पर अच्छा कर रहे थे, वो बहुत शानदार हैं। यही वजह है कि हम फिर से वहां जाने के इच्छुक हैं। गौरतलब है कि कल दिन में भी ऐसी खबरें आई थी कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत में मध्यस्थता की तैयारी कर रहा है। एक पाकिस्तानी अधिकारी के हवाले से यह जानकारी सामने आई थी, जो हमने आपको कल मॉर्निंग की न्यूज में ही बता दिया था दोस्तों, और शाम में भी बताया था। लेकिन अब ट्रंप ने अपने मुंह से यह बात कह करके इसको कंफर्म कर दिया है, जो हम आपको बता रहे हैं। अब आप ही सोचिए दोस्तों, वो पाकिस्तान मध्यस्थता करवाने पर तुला हुआ है जिसने पहले वार्ता बातचीत जिस होटल में करवाया था, उस होटल का अब तक भुगतान नहीं किया है। होटल का मालिक ना चाहते हुए भी पब्लिकली दोस्तों अखबार में अपनी रिपोर्ट जारी कर रहा है कि भैया शहबाज और मुनीर ने अब तक हमारा पैसा नहीं दिया, हमारे होटल में ये वार्तालाप करके चले गए।
पाकिस्तान के हुक्मरान, लेकिन होटल में जो हमारा खर्चा बैठा उसका अब तक पैसा नहीं लौटाया है। अब आप ही सोचिए दोस्तों, दूसरे दौर की भी वार्तालाप करने जा रहा है पाकिस्तान। क्या ही स्थिति है पाकिस्तान की। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो अब तक क्लियर नहीं किया गया है अमेरिका की तरफ से कि इस बार कौन जाएगा इस बातचीत में। क्या फिर से दोबारा जेडी वेंस ही जाएंगे अमेरिका की ओर से बातचीत करने के लिए, या फिर खुद मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ही जाएंगे पाकिस्तान? ये अब तक क्लियर नहीं हुआ है। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आएगा सबसे पहले आपको बताएंगे। दोस्तों रिक्वेस्ट है, जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, और बाकी सारे लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया है। लेकिन आपको बता दे दोस्तों, ये हर बार देखा जा रहा है जब पहली वार्ता होने वाली थी उससे पहले जेडी वेंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर अमेरिका ने पोस्ट किया था ताकि भारत को बुरा ना लगे। और अब जब दूसरे दौर की वार्ता होने वाली है मात्र 2 दिनों के भीतर ही, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन कर दिया। ये कहीं ना कहीं दोस्तों मिलता जुलता सा संदेश दिखाई दे रहा है कि जो भी डेलीगेशन पाकिस्तान आएगा अमेरिका का, उससे पहले भारत को कॉन्टेक्ट किया जा रहा है। भारत को ये बताया जा रहा है कि आप हमारे लिए हर चीज हो, सब कुछ हो, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ हमारे लिए एक स्पेस है, एक वेन्यू है। बस हम वहां पर जाकर के अपनी बातचीत करेंगे मजबूरी की वजह से। बाकी हमारा असली रिश्ता आपसे ही है। हो सकता है अमेरिका दोस्तों ये बार बार बताने का प्रयास कर रहा हो, इसीलिए पहले जेडी वेंस के साथ पीएम मोदी की तस्वीर को साझा किया जब जेडी वेंस पाकिस्तान जाने वाले थे। और अब जब दूसरी दौर की वार्ता होने वाली है तो प्रधानमंत्री मोदी जी को ट्रंप ने खुद आगे से फोन किया है। तो ये भी बहुत बड़ी एक कूटनीति है दोस्तों, वर्ल्ड डिप्लोमेसी है। तो क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि ऐसी डिप्लोमेसी को क्या कहा जाता है? हमने आपको लास्ट 2 वीडियो में बताया था दोस्तों कि ऐसी डिप्लोमेसी का ये नाम है। अगर आपको याद है तो कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। तो वहीं दोस्तों बड़ी जानकारी ये भी सामने आ रही है, हॉर्मुज ब्लॉकेड के लिए अमेरिका ने उतार दिए 10,000 कमांडो। फारस की खाड़ी पर अमेरिकी कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, बड़ी जानकारी आ रही है, अभी की एक्सक्लूसिव खबर बता दें। अमेरिका ने ईरान के सभी बंदरगाहों की नाकेबंदी लागू करने के लिए 10,000 से अधिक अमेरिकी नेवी के जवान, मरीन और एयरमैन को उतार दिया है। इसके अलावा इस नाकाबंदी को अंजाम देने के लिए 1 दर्जन युद्धपोत समंदर में, एक दर्जन एयरक्राफ्ट आसमान में तैनात है। अमेरिका का कहना है कि पहले 24 घंटों के दौरान कोई भी जहाज अमेरिकी नाकाबंदी को पार नहीं कर पाया। इसके अलावा 6 मालवाहक जहाजों ने अमेरिकी सेना के निर्देश का पालन करते हुए वापस मुड़कर ओमान की खाड़ी पर स्थित एक ईरानी बंदरगाह में दोबारा प्रवेश किया। सेंट कॉम के आधिकारिक ट्वीट और इन्फोग्राफिक में स्पष्ट कहा गया है कि यह नाकाबंदी सभी देशों के जहाजों पर समान रूप से लागू है। इस नाकाबंदी का उद्देश्य ईरानी बंदरगाहों में आने जाने वाले जहाजों को रोकना है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले वैसे जहाजों को आजादी है जो ईरान के बंदरगाहों में नहीं जा रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक इन्फोग्राफिक में दिखाया गया है कि नाकाबंदी की लाल रेखा ईरान के तट के साथ साथ खींची गई है, जैसा कि आप ये सामने देख पा रहे हैं। ये लाल लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, जिससे ईरानी तेल निर्यात और आयात पूरे तरीके से ठप हो जाए। अमेरिका के अनुसार इस मिशन में 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सर्विसमैन शामिल हैं। इस मिशन में 100 से ज्यादा फाइटर और सर्विलांस एयरक्राफ्ट की तैनाती की गई है। इस मिशन में अमेरिका ने अपनी बड़ी सैन्य ताकत झोंक दिया। इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर, एम्फीबियस असॉल्ट शिप, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, लिटोरल कॉम्बैट शिप शामिल है। जी हाँ दोस्तों, यह अमेरिका का अभियान ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने का प्रयास हिस्सा माना जा रहा है। इससे तेल निर्यात पर निर्भर ईरान की अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगने की आशंका है। सेंटकॉम ने जोर दिया कि नाकाबंदी निष्पक्ष है और केवल ईरानी बंदरगाहों तक सीमित है। इतना ही नहीं दोस्तों, उधर यूरोप ने भी मोर्चा खोल दिया। दोस्तों यूरोप ने ईरान के खिलाफ उठा लिया कदम, खुलकर आया खाड़ी देशों के साथ, बोला कि हॉर्मुज जल्द नहीं खोला गया तो हाल बुरा हो जाएगा। आपको बता दें, खाड़ी देशों के दौरे के दौरान यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और कहा कि यूरोप, यूएई, सऊदी अरब और कतर जैसे अपने साझेदार देशों के साथ पूरी एकजुटता में खड़ा है। कोस्टा ने ईरान के हमलों को अंधाधुंध, अनुचित और अवैध बताते हुए कहा कि ऐसे समय में यूरोप अपने सहयोगियों के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए बातचीत और कूटनीति बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी देशों के लिए यूरोप एक भरोसेमंद साझेदार है और वो मिडल ईस्ट में परमानेंट शांति के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार है। इस बीच यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्जुला वॉन डेर लेयेन ने हॉर्मुज को जल्द से जल्द खोलने की मांग करते हुए कहा कि इस जलमार्ग के बंद होने से वैश्विक व्यापार और तेल सप्लाई पर गंभीर असर पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हॉर्मुज में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल नहीं हुई तो इसके आर्थिक और लॉजिस्टिक्स परिणाम पूरी दुनिया को झेलने पड़ेंगे।
लेकिन वहीं दोस्तों आखिर सऊदी अरब को किस चीज का है डर जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप से कह रहा है कि ईरान को मत छेड़िए, ईरान को मत छेड़िए। जी हाँ दोस्तों, पहले सऊदी अरबिया कह रहा था अमेरिका से कि ईरान को मत छोड़ना, अब कह रहा है ईरान को मत छेड़िए। जी हाँ, मिडल ईस्ट में जारी तनाव के बीच सऊदी अरब अब अमेरिका पर दबाव बना रहा है कि ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी का प्लान जो तुम्हारा है उसको छोड़ दो, मत करो ऐसा। दोस्तों वॉल स्ट्रीट जर्नल बोले तो WSJ की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब अब पर्दे के पीछे से ट्रंप प्रशासन पर यह दबाव बना रहा है। क्या है इसका कारण आपको बता दें, सऊदी अरब को ऐसा डर है कि ट्रंप का ये आक्रामक कदम पूरे क्षेत्र को ऐसी आग में झोंक सकता है जिससे निकलना नामुमकिन होगा। यानी कि दोस्तों ट्रंप ने ईरानी शिपमेंट को रोकने का बड़ा फैसला लिया है, चेतावनी दिया है, लेकिन वहीं सऊदी अरब ने अमेरिका को ललकारते हुए कह दिया कि यदि ईरान को चारों तरफ से घेरा गया तो वो चुप नहीं बैठेगा। सऊदी को डर है कि ईरान जो है वो जवाबी कार्रवाई के तौर पर बाब अल मंदेब को बंद कर सकता है। ये लाल सागर का वो अहम रास्ता है जहां से सऊदी अरब का बचा कुचा तेल निर्यात होता है दोस्तों। और वाकई में जो सऊदी का डर था वो सच ही साबित होगा, क्योंकि कल दिन में ही यमन ने ऐलान कर दिया कि हम इस बाब अल मंदेब जल डमरू मद को बंद कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कहा अरब, सऊदी अरब ने वही हो रहा है दोस्तों। इससे सऊदी की लुटिया डूब सकती है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बना रहे हैं सऊदी कि भैया बिल्कुल मत छेड़ो अब ईरान को। एक समय था जब सऊदी अरब खुद कह रहा था कि बिल्कुल भी मत छोड़ना ईरान को, जब ईरान ने लगातार सऊदी पर अटैक किया था, लेकिन अब ठीक इसका उलट हो रहा है दोस्तों। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका और इजराइल को तो हिला ही डाला ईरान ने। अब खाड़ी देश भी माफी मांगते नजर आ रहे हैं, झुकते नजर आ रहे हैं ईरान के सामने। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, अवश्य कमेंट कीजिएगा। उधर आपको बता दें एक और बड़ी खबर, इजराइल के इंडिपेंडेंस डे समारोह से ट्रंप का नाम हुआ बाहर, अब नहीं मिलेगा बड़ा सम्मान, ऑनलाइन भी नहीं होंगे शामिल। क्या है जानकारी, क्या है अपडेट, बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का अगले हफ्ते होने वाला इजराइल दौरा रद्द हो गया है। ट्रंप इजराइल के 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए वहां जाने वाले थे। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ जारी युद्ध विराम के शेड्यूल के चलते उनका ये दौरा फिलहाल टल गया है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ना तो समारोह में शामिल होंगे और न ही इजराइल प्राइज कार्यक्रम में वीडियो संदेश के जरिए भाग लेंगे। हालांकि व्हाइट हाउस द्वारा अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इजराइल में ये लगभग तय माना जा रहा है कि उनका आना संभव नहीं है। तो वहीं दोस्तों जंग के बीच नेतन्याहू को बड़ा झटका, इटली ने इजराइल के साथ सभी रक्षा समझौते कर दिए रद्द। इस्लामाबाद में हुई विफल वार्ता के बाद पश्चिम एशिया में एक बार फिर से तनाव बढ़ने लगा है। इस बीच इटली ने इजराइल को बड़ा झटका दिया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनका देश इजराइल के साथ सभी रक्षा समझौतों को सस्पेंड करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह फैसला वर्तमान स्थिति को देखते हुए लिया गया है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने उस रक्षा समझौते के रद्द करने का ऐलान किया है जो स्वतः नवीनीकरण की श्रेणी में आता है। एक कार्यक्रम के दौरान इटली की पीएम की ओर से कहा गया कि वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने ये कदम उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेराना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। हालांकि पीएम मेलोनी ने संबंध में कुछ भी अधिक नहीं बताया। इटली के इस कदम में यूरोप में मध्य पूर्व संकट को लेकर बढ़ती चिंता के बारे में पता चलता है। दोस्तों सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या इजराइल की वजह से ही, इजराइल से तो दूर हो रहे हैं देश, अमेरिका के सहयोगी देश भी अब उससे दूर हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब दक्षिण कोरिया पर क्यों भड़का यरूशलेम, आपको बता दें इजराइल के कारण अमेरिका के सहयोगी देश भी उससे दूर हो रहे हैं। इसमें सबसे नया नाम साउथ कोरिया का है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने पुराने वीडियो शेयर किए हैं, इससे इजराइल भड़क गया दोस्तों। कोरिया के राष्ट्रपति भी अब पीछे कदम लेने के मूड में नहीं है। साउथ कोरिया हमेशा से फलस्तीन को मान्यता नहीं देने वाले बयान से बचता रहा है, साथ ही वोटिंग से दूरी बनाए रखी है। ऐसे में हॉर्मुज पर हुई नाकेबंदी कोरिया को चुभ रही है दोस्तों। कोरिया को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। दक्षिण कोरिया दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अपना ज्यादातर तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आयात करता है। फिलहाल कम से कम 26 कोरियाई टैंकर वहां फंसे हुए हैं। ऐसे में इजराइल ईरान युद्ध के कारण हॉर्मुज बंद होने का खतरा है। ये कोरिया की अर्थव्यवस्था के लिए आपातकाल जैसा है। इसीलिए ली सीज फायर और मानवाधिकारों की अपील कर रहे हैं। ट्रंप को संदेश भी दे रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सहयोगी देशों कोरिया, यूरोप, जापान को फ्री राइडिंग कह रहे हैं और युद्ध में सपोर्ट मांग रहे हैं। ली का ये बयान अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका को संकेत है कि कोरिया अनचाहे युद्ध में नहीं फंसना चाहता। वे पहले मानवाधिकार वकील थे, इसलिए अन्याय पर बोलने की आदत है। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को जल्द भारत लाने की तैयारी हुई तेज। लंदन में मौजूद है सीबीआई की टीम। जी हां दोस्तों, भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को जल्द ही भारत वापस लाया जा सकता है। शीर्ष सरकारी
सूत्रों ने ऐसा संकेत दिया है कि प्रत्यर्पण प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है और सीबीआई की टीम लंदन में मौजूद है। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की टीमें प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए पहले ही लंदन पहुंच चुकी हैं, जिससे संकेत मिलता है कि मोदी को वापस लाने के लिए परिचालन संबंधित कदम उठाए जा रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम ने अधिकांश प्रमुख कानूनी बाधाओं को प्रभावी ढंग से पार कर लिया है, जिससे उनकी वापसी का मार्ग प्रशस्त हो गया है। लंदन में सीबीआई टीमों की तैनाती को इस बात का संकेत माना जा रहा है कि प्रक्रिया कानूनी कार्रवाई से आगे बढ़कर अपने अंतिम क्रियान्वयन चरण में पहुंच गई है। उधर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना को खदेड़ा। पाकिस्तानी नौसेना ने ये कहते हुए छोड़ दिया नया शिगुफा। हमले को लेकर फिर धमका दिया। दोस्तों, पाकिस्तानी नौसेना ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नया दावा कर दिया है। पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि पाकिस्तानी नेवी की क्षमता और फायर पावर के कारण भारतीय नौसेना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीछे हटने पर मजबूर हो गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि मई 2025 के संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी नौसेना ने भारतीय नौसेना को किसी भी तरह की शत्रुता से रोक दिया था। एडमिरल नवीद अशरफ ने भारत को हमले की धमकी भी दी और कहा कि पाकिस्तानी नौसेना किसी भी आक्रामकता को रोकने के लिए तैयार है और मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता रखती है। साथ ही साथ फिर एक बार भारत को हमले की धमकी दी है दोस्तों इस पाकिस्तानी ने। दोस्तों, हर किसी को पता है, पूरी दुनिया जानती है कि भारत के मुकाबले पाकिस्तानी नौसेना काफी कमजोर है। ग्लोबल फायर पावर 2026 के अगर हम बात करें, उसके रिपोर्ट की बात करें तो ग्लोबल फ्लीट स्ट्रेंथ में भारत की रैंकिंग 4 है, जबकि पाकिस्तान 31वें स्थान पर है, 31वें स्थान पर है दोस्तों, और भारत 4th स्थान पर। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान भारतीय नौसेना को लेकर ऐसा शिगुफा छोड़ रहा है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना को ही खदेड़ डाला। वाकई में दोस्तों, हमें तो हंसी आ रही है, आपको भी काफी पाकिस्तान पर रहम और हंसी भी आ रही होगी। दोनों चीज हो रहा होगा तो जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा। वहीं अपनी आदत से बाज नहीं आया चाइना, अरुणाचल पर फिर दे दिया आपत्तिजनक बयान, कह दिया हम तो बदलेंगे इसका नाम। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के स्थानों को फर्जी नाम देने पर भारत के विरोध के बाद चाइना ने मंगलवार को फिर एक बार फिर से आपत्तिजनक बयान दे दिया। चीनी विदेश मंत्रालय ने अरुणाचल को जंगनान बताते हुए दावा किया कि चीन की संप्रभुता के चलते वो नाम बदल सकता है। दोस्तों, रविवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने अरुणाचल के अलग अलग हिस्सों का नाम बदलने की हरकत पर चीन को मुंह तोड़ करारा जवाब देते हुए कहा था कि ऐसे झूठे दावे जमीन की हकीकत नहीं बदल सकते। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और रहेगा। आपको बता दें कि चीन ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 23 स्थानों का नाम बदलकर लिस्ट जारी किया। ये 10 सालों में ऐसा है, छठी बार है जब उसने ऐसा किया है दोस्तों, और वो अरुणाचल प्रदेश को जंगनान कहता है। दोस्तों, आप क्या मुंह तोड़ जवाब देना चाहेंगे चाइना को? जरूर कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। जो भारत के क्षेत्र को अपना बता रहा है दोस्तों, अपना नाम रखने का प्रयास कर रहा है, आपका जवाब तो बनता है। वहीं दोस्त, अफगानिस्तान के लिए भारत का बड़ा तोहफा, टीबी बीमारी के लिए 13 टन वैक्सीन भेज दी दोस्तों। जनवरी में भेजी थी कैंसर की दवा, अब भेज दी टीबी की दवाई यानी वैक्सीन। भारत ने अपने दोस्त देश अफगानिस्तान के लिए फिर तोहफा भेज दिया है। भारत ने तपेदिक, बोले तो टीबी, बोले तो ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ अफगानिस्तान के बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए 13 टन BCG टीके और संबंधित सामग्री भेजी है। भारत अक्सर अफगानिस्तान को मदद मुहैया कराता रहा है। भारत ने जनवरी में काबुल में 7.5 टन जीवन रक्षक कैंसर दवाएं भेजी थी। भारत एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते हमेशा से ही मुसीबत के समय में मदद के लिए खड़ा रहता है, चाहे वो भारत का कोई भी पड़ोसी देश क्यों ना हो, सिर्फ दुश्मन देश को छोड़कर। अब बात करते हैं डोमेस्टिक खबरों की, जहां पर बंगाल में नहीं बनने देंगे बाबरी मस्जिद। अमित शाह जी ने ललकारते हुए कह दिया, दो टुक कबीर और ममता पर साधा तगड़ा निशाना। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर धार्मिक मुद्दों ने जोर पकड़ लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मालदा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बाबरी मस्जिद जैसे ढांचे के प्रस्ताव पर खड़ा रुख अपनाया। उन्होंने साफ साफ कहा कि बंगाल में ऐसी किसी भी संरचना को बनने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने नवगठित आम जनता यूनियन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एजेंट करार दिया। अमित शाह जी ने सीधे तौर पर हुमायूं कबीर और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह भारत है और यहाँ कोई भी व्यक्ति बाबरी मस्जिद जैसा ढांचा नहीं बना सकता। उन्होंने ये भी दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनावों के बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन होगा और भाजपा ऐसी योजनाओं पर रोक लगाएगी। अमित शाह जी ने आरोप लगाया कि कबीर ममता बनर्जी के इशारे पर काम कर रहे हैं और दोनों की सोच एक जैसी है। उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी और उनके सहयोगियों का यह सपना चुनाव परिणाम आने के बाद टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि दीदी, आपका समय अब समाप्त हो गया है। जनता आपको टाटा कह रही है। केवल उत्तर बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश से घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भाजपा करेगी।
वहीं बता दें बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम सम्राट चौधरी के साथ जेडीयू से 2 डिप्टी भी आज लेंगे शपथ। दोस्तों, नीतीश कुमार ने बिहार में अपने 2 दशक से अधिक समय तक चले मुख्य मंत्रित्व काल पर विराम लगा दिया है। उन्होंने मंगलवार को राज्यपाल सैयद अता हसनैन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। नीतीश ने इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट में कहा कि हमने बिहार के लोगों के लिए बहुत काम किया, इतने दिनों तक हमने लगातार लोगों की सेवा की, हमने तय किया था कि अब मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे और इसीलिए आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्यपाल से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंप दिया। अब नई सरकार यहाँ काम देखेगी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिहार के इतिहास में यह पहली बार होगा जब राज्य का नेतृत्व बीजेपी का मुख्यमंत्री करेगा। सम्राट चौधरी राज्य में बीजेपी के एक प्रमुख ओबीसी चेहरे हैं और पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। वो नई कैबिनेट के साथ आज यानी 15 अप्रैल लोक भवन में सुबह 11 बजे के आसपास शपथ ग्रहण कर रहे होंगे। जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव डिप्टी सीएम पद की शपथ ले रहे होंगे। लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। जी हां दोस्तों, ऐसे में अब आपसे हमारा सवाल यही है कि क्या सम्राट चौधरी बिल्कुल सही कैंडिडेट चुने गए हैं सीएम के लिए? क्या एनडीए की तरफ से ये बिल्कुल सही कैंडिडेट हैं? क्या है आपकी इस पर राय दोस्तों? जरूर कमेंट कीजिएगा और नए मुख्यमंत्री बनने के लिए सम्राट चौधरी को कांग्रेचुलेशन कमेंट में भर भर कर कह दीजिएगा। लेकिन वहीं दोस्तों, बिहार में हुए इस सियासी बदलाव पर समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के शपथ लेने से पहले सपा चीफ ने शायराना अंदाज में बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा। अपने एक्स पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा, जो आप सामने देख पा रहे हैं, इसमें उन्होंने लिखा कि वो साथी नहीं शातिर है जो आपको छोटा बना दे, जिसके हकदार हैं उससे नीचे की शपथ दिला दे। क्या समझ में आया दोस्तों आपको? क्या लगता है आखिर इनके इस कथन के कहने का क्या मतलब होगा? इस वाक्य का क्या मतलब होगा? वो किसको ऐसा कहना चाह रहे हैं? दोस्तों, जो भी लगता हो जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। देखते हैं कौन कौन समझ गया। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। और जहां पर भी आपका ग्रुप हो दोस्तों, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा दोस्तों। रिक्वेस्ट है शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जाते जाते शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।